नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों का। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू ही नहीं कराऊंगा, एमसीक्यू के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। जिससे क्या होगा, एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब अगर ये वीडियो 100 क्वेश्चन की है तो आपके कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन इस वीडियो में बनेंगे। आपको 2 टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लाया हूं, 3 टॉपिक से, 2 नहीं 3 टॉपिक। एक टॉपिक है बाल विकास, एक टॉपिक है कंप्यूटर, एक टॉपिक है आपका पोषण और स्वास्थ्य। तीनों टॉपिक से क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत मेहनत लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम निकालना है वही देखे, जिसको एग्जाम नहीं निकालना वो सीरियस होकर इस वीडियो को ना देखे। पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल विकास का अर्थ क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल विकास का अर्थ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। ये होता है बाल विकास का अर्थ। एक क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। मैं आपको बता दूं, आप अपने नंबर कमेंट में बताना भाई कि 100 में कितने नंबर आपके आते हैं। टेस्ट लगाते चलो। चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। डिटेलिंग में यही है कि भाई जो बाल विकास है एक समग्र प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? समग्र प्रक्रिया, जिसमें बच्चा का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होता है। तो ये याद रख लेना। चलिए अब देखेंगे सेकंड, बालक की सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही वाला है, याद रख लेना। मैं आपको बता दूं, बालक की सीखने की क्षमता आनुवांशिकता और पर्यावरण, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। सी आंसर आपका करेक्ट आएगा। सी आंसर आपका करेक्ट आएगा। व्याख्या देख लो, बालक का विकास उसकी आनुवांशिकता, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र, और सामाजिक परिवेश, जिसमें हमारा परिवार, शिक्षा और संस्कृति दोनों आते हैं, तो इन दोनों को प्रभावित करती है। तो बालक का विकास आनुवंशिकता को भी और आपके सामाजिक परिवेश को भी, दोनों को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है, इसको भी याद रख लो। ये दिया था प्याजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, याद रख लेना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। देखो, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास था और इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था। कितनी अवस्थाओं के बारे में? 4 अवस्थाओं के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसको बोला जाता है नजदीकी विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD की संकल्पना किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा वाइगोत्स्की ने, आंसर आ जाएगा बी। चलिए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पर तो आपको ये क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास के कितने प्रमुख चरण है? कितने प्रमुख चरण है बाल विकास के? तो ये 4 प्रमुख चरण है। कितने हैं? 4 है, याद रख लेना। 4 प्रमुख चरण है बाल विकास के, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं चारों चरण, क्योंकि भाई मैंने बोला है डिटेल में कराऊंगा, मतलब कराऊंगा। पहला चरण होता है शैशवा अवस्था, 0 से लेकर 2 वर्ष। दूसरी होती है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, जो होती है 2 से लेकर 6 वर्ष। तीसरी होती है मध्य बाल्य अवस्था, जो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष। और चौथी होती है किशोर अवस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष, ठीक है, याद रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर केंद्रित है? बेहतरीन क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दंड और पुरस्कार पर। दंड और पुरस्कार पर है, ए आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि मॉडलिंग के माध्यम से सीखने का सिद्धांत किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिया था बंडूरा ने। ये बंडूरा नाम है, ठीक है, ड लगा देना बीच में। बंडूरा जो है वो मॉडलिंग के माध्यम से सीखने का सिद्धांत इन्होंने दिया था। 7वां क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा, उड़ा देना। मेरी मेहनत अगर आपको शानदार लग रही है, जबरदस्त लग रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे, एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यार कमेंट से हौसला मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना, आपका सिलेक्शन हो ही जाए। एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम तक सारे क्वेश्चन करवाएंगे। चैनल पर एक वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सारी चीजें बताई है। चलो इस क्वेश्चन के बारे में देखो कि अल्बर्ट बंडूरा जो थे, उन्होंने सामाजिक अधिगम, जिसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग का सिद्धांत दिया, जिसमें बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चे दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, याद रख लेना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त अवधि कौन सी है? एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन कि भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त अवधि कौन सी है। आप लगा देना 2 से लेकर 6 वर्ष,
इसका राइट आंसर आएगा। 2 से लेकर 6 वर्ष। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ना व्हाट्सअप में टेस्ट लेता हूँ। व्हाट्सअप में क्या लेता हूँ, मैं टेस्ट लेता हूँ और वहाँ पर क्या करता हूँ कि टेस्ट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, टेस्ट के माध्यम से। पर वहाँ पर ना 5 मॉक टेस्ट दिन भर में कराता हूँ। दिन भर में कितने मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट। अगर आपको ज्वाइन होना है, तैयारी को और सुदृढ़ करना है और ऐसे क्वेश्चन वहाँ कराता हूँ जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप 99 रुपये देकर ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम तक आपको केवल 99 रुपये पेड करना है। एक बार पूरी एग्जाम तक आपको वहां पर हम ज्वाइन रखेंगे। 5 मॉक टेस्ट डेली देंगे। ये जो क्लासेस होती है इनकी PDF बिल्कुल फ्री देंगे। तो अगर आपको ज्वाइन होना है, अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप सीरियस हैं, 99 रुपये पेड कर सकते हैं आप। आपको सारी जानकारी इस नंबर पर दी जाएगी 8827419259। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि सर हमको ज्वाइन होना है, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त अवधि कौन सी है? आंसर आ जाएगा 2 से लेकर 6 वर्ष। बी आंसर आपका करेक्ट आएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। चलिए यहां पर देखो, 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहते हैं। इसमें भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। कैसे गति से? तीव्र गति से। और यह सीखने की महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञानात्मक असंतुलन कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम का सिद्धांत किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्याजे से संबंधित है। प्याजे से संबंधित है, याद रख लेना, प्याजे से संबंधित है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। 4 चरण कितने बताए थे? 4 चरण। ठीक है, अभी वो 4 चरण मैं आपको बताऊंगा भी। एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन रखा हूं उसका। चलिए 10वां देखो, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर है? देखो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिकता का। कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिकता का। ये याद रख लेना। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने कितने स्तर बताए। मैं आपको बता देता हूँ, 3 स्तर बताए। कितने स्तर? 3 स्तर। ठीक है, और 3 स्तर कौन कौन से हैं देख लो। देखो कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर है। पहला स्तर का नाम है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा स्तर का नाम है परंपरागत स्तर, तीसरा स्तर का नाम है उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये 3 स्तर बताए थे कोहेलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। याद रख लेना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उड़ा देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है? कैसे सहायक होता है भाई? ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सब लगा दोगे, यही उम्मीद करता हूँ। खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक का होता है? तो ये होता है शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, भावनात्मक विकास में। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन में। वो 12वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बालक की वृद्धि एवं विकास की गति कैसी होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। वृद्धि और विकास की गति कैसी होती है? मैं आपको बता देता हूँ, असमान होती है। वृद्धि और विकास दोनों की गति कैसी होती है? असमान होती है। चलो यहाँ पर मैं देखो आपको बता देता हूँ डिटेलिंग। बाल विकास एक सतत लेकिन असमान प्रक्रिया है। मतलब बाल विकास क्या सतत है, मतलब एक चलती तो रहती है परंतु असमान प्रक्रिया। असमान मतलब वृद्धि और विकास अलग अलग टाइप से होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि की गति अलग अलग होती है। तो ये याद रख लेना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, बालक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? माता पिता का, शिक्षक का, साथियों का, पर्यावरण का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा पर्यावरण का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्यावरण। ठीक है, चलिए पर्यावरण जो है माता पिता, शिक्षक और साथियों का योगदान मिलकर बच्चे के समग्र विकास को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर पर्यावरण ही आंसर क्यों आया? देखो यहाँ पर 2-3 आंसर सही लग रहे होंगे आपको। एक तो देखो यह है कि माता पिता का, शिक्षक का, साथियों का, सबका प्रभाव पड़ता है, परंतु सबसे अधिक जो पड़ता है वो पर्यावरण का पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझना है। 14 क्वेश्चन देखो, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक विकसित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा स्पर्श। नवजात शिशु में स्पर्श इंद्रिय सबसे अधिक विकसित होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में कितने चरण में विभाजित किया गया है? मैंने बता चुका है 4 चरण में। चारों चरण को बता देता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बताया था आपको कि भाई 4 चरण के बारे में डिटेलिंग दूंगा, मतलब दूंगा। देखो पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष और उससे अधिक। ठीक है, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मांसपेशियों का समन्वय किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो ये जो विकास है ना, ये है आपका शारीरिक विकास, क्योंकि मांसपेशियां जो है वो एक शारीरिक की गतिविधि के अंतर्गत आती है। तो मांसपेशियों का जो समन्वय है वो किस प्रकार के विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास। चलिए
अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। सृजनात्मकता किस प्रकार की सोच से संबंधित है? देखो, दो प्रकार की सोच होती है, एक होती है अभिसारी सोच और एक होती है अपसारी सोच। आपको ये पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता जो है वो किस प्रकार की सोच है, तो ये है आपकी अपसारी सोच। देखो, अपसारी में क्या होता है ना, अपसारी में जितनी भी सोच होती है ना, उसमें क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता होती है ना, याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं अपसारी सोच को डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है, रचनात्मकता और नवीन विचारों से जुड़ी होती है, जिसमें कोई समस्या के कई नए समाधान खोजे जा सकते हैं। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास की प्रक्रिया किस आयु से शुरू होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, भाषा विकास की प्रक्रिया जन्म से ही चालू हो जाती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही भाषा विकास की प्रक्रिया चालू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। होलोफ्रासिक भाषा किस अवस्था में होती है? देखो, ये जो अवस्था है ये है 12 से लेकर 18 महीने। होलोफ्रासिक भाषा किस अवस्था में होती है? इसका आंसर आ जाएगा 12 से लेकर 18 महीने। देखो क्या है ना, इस अवस्था में बच्चे एक शब्द का उपयोग पूरे वाक्य की तरह करते हैं। जैसे पानी का अर्थ मुझे पानी चाहिए, मतलब एक वर्ड बोलते हैं, उससे समझ जाओ कि बच्चे को क्या चाहिए, उसी को बोलते हैं होलोफ्रासिक अवस्था, और ये 12 से लेकर 18 महीने की अवस्था होती है। नेक्स्ट, बच्चा सबसे पहले किससे सामाजिक संपर्क करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर एग्जाम में आ जाएगा आपका माँ से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। देखो, अहम का विकास किस अवस्था में होता है? अहम, देखो सिगमंड फ्रायड जो थे ना, उन्होंने तीन प्रकार बताए थे। एक अहम बताए थे, देखो पहले तो ईड बताए थे, फिर ईगो बताए थे, और फिर सुपर ईगो बताए थे। तो ईगो जो है बीच वाला है ना, तो ये जो है किस अवस्था में है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 3 वर्ष। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपको बोला ना कि फ्रायड के अनुसार अहम जो है जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकसित होता है और व्यक्ति को यथार्थ से जोड़ता है। ठीक है, तो ये होती है 1 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 22वां। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पहले चरण में बच्चा किस आधार पर निर्णय लेता है? किस आधार पर लेता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको बता चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर देगा दंड और पुरस्कार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे का नैतिक विकास सबसे अधिक किस कारक से प्रभावित होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, माता पिता वेरी गुड, शिक्षक वेरी गुड, समाज वेरी गुड, मतलब ये तीनों आंसर आ जाएंगे, इसलिए वेरी गुड बोल रहा हूँ, डी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? देखो, सीखना प्रभाव के नियम के अनुसार किस पर आधारित है? तो ये दंड और पुरस्कार पर। प्रभाव किससे पड़ेगा? दंड और पुरस्कार से। तो आप ये बोल सकते हो कि दंड और जो पुरस्कार है वो सीखने पर, जो प्रभाव का नियम है उस पर दंड और पुरस्कार आधारित होता है ना। दंड और पुरस्कार अगर है तभी तो आप सीखोगे, तो ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? देखो, अधिगम अगर आप कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, सबसे सर्वोत्तम चीज़ क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव, पाठ्यपुस्तकें, इंटरनेट, व्याख्यान। जब आप प्रत्यक्ष अनुभव करोगे उससे बेहतर कुछ नहीं है। चलिए अब देखेंगे 26 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए 26, इसका आंसर आ जाएगा पावलोव ने दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 27। बालक के विकास में भाषा का क्या योगदान है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, उपरोक्त सभी। आंसर एग्जाम में आ जाएगा, उपरोक्त सभी लगा के आ जाना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जॉन डीवी ने शिक्षा के किस रूप में परिभाषित किया? जॉन डीवी ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। जॉन डीवी जो थे उन्होंने शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। एग्जाम में आएगा, उड़ा देना। देखो डिटेल देख लो, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया जो अनुभवों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देती है। तो यही इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की सीखने की क्षमता को किससे बढ़ाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 29। इसका जो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, सामाजिक संपर्क और सहयोग से। यही आंसर आएगा इसका राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चे की रचनात्मकता को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौन सा तरीका है? तो इसका आंसर आ जाएगा उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना। ये जो है सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको करा दिया 30 क्वेश्चन किसके? बाल विकास के।
आप ये बताना कि भाई नंबर कितने आते हैं आपके, नंबर तो बताते ही नहीं हो यार, नंबर कमेंट करके जरूर बताना। 31 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा एडा लवलेस को। एडा लवलेस जो थे वो कंप्यूटर के पहले प्रोग्रामर थे। यहाँ पर ध्यान रखिए, पहला कंप्यूटर किसने बनाया ये नहीं है, पहला प्रोग्रामर पूछा है, ठीक है। चलिए देखो, एडा लवलेस को पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है, उन्होंने चार्ल्स बेबेज को के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा था, तो यही याद रखना। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर के किसी भी कार्य को प्रोसेस करने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा CPU होता है। CPU के बारे में डिटेल देखेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि देखो, CPU जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है जो सभी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन, कौन सा मेमोरी डिवाइस डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? देखो, डेटा को अगर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से अगर आपको डेटा को संग्रहित करना है तो कौन सा मेमोरी डिवाइस करेगा? ये 33वां क्वेश्चन है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका रोम, ROM, रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर के होते हैं 4 प्रकार और चारों प्रकार को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। 34 क्वेश्चन क्या पूछा था? कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं, तो आप लगा देना 4। अब कौन कौन से हैं देख लो, कौन कौन से हैं कंप्यूटर? एक सुपर कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, और देखो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में आपके लैपटॉप और PC ये आते हैं। चलिए नेक्स्ट, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 1024 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं? प्राथमिक मेमोरी के प्रकार क्या हैं? तो रैम भी है और रोम भी है। देखो, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अस्थायी होती है, जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी जो कि स्थायी होती है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में बिट का किसका संक्षिप्त रूप है? बिट किसका संक्षिप्त रूप है? पहले दिया है बाइनरी टर्म का, बाइनरी डिजिट का, बाइट का या बाइनरी टेक्स्ट का। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में बिट जो है संक्षिप्त रूप है आपके बाइनरी डिजिट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जैसे ही आप इनको दबाते हो तो इनसे कमांड अंदर जाता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना, यही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 40 क्वेश्चन, USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, याद रखिए। 40 का बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आंसर आएगा, ठीक है। देखो, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफर और पावर सप्लाई के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर आ जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर आ जाएगा, हार्ड डिस्क, ठीक है। चलिए 42 देखते हैं, कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या होता है? देखो ALU मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक मतलब मैथ्स होता है, तो मैथ्स वाला किस में है? देखो ये वाला ऑप्शन देख रहे हो ना, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। नंबर कमेंट करके बताना। और भी अगर आपको बहुत सारी चीज़ अगर आपको चाहिए ना, मतलब जैसे बहुत सारे टेस्ट चाहिए, जैसे आपको किस किस का टेस्ट चाहिए रहेगा? आपको सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए रहेगा, इस नंबर पे मैसेज करना, ग्रुप ज्वाइन हो जाना। 99 रुपये, ज़्यादा प्राइस नहीं होता अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं। और ग्रुप का चार्ज इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को पर्सनल गाइड करता हूँ। 8827419259 ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर देना। 43 क्वेश्चन देखो, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण नहीं है? नहीं बोला है, ध्यान रखना। यहाँ पर दिया है पाइथन है, जावा है, HTML है, विंडोज़ नहीं है। विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, जबकि आपकी पाइथन, जावा और HTML ये क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेट में उपयोग होने वाले IP का पूरा नाम क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा, I मतलब होता है इंटरनेट, P मतलब होता है प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका मतलब होता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 45। एक कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है? देखो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ध्यान से देखना। कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य होता है? BIOS का कार्य क्या होता है? इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर को बूट करने का। कंप्यूटर का बूट करने का काम होता है BIOS का। चलिए देखते हैं 47, ध्यान से देखिए। कंप्यूटर में HTTP का पूरा नाम क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा H मतलब होता है हाइपर, T मतलब होता है टेक्स्ट, T मतलब होता है ट्रांसफर और P मतलब होता है प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, यही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेटवर्क को अगर आपको सुरक्षा प्रदान करना है ना तो फायरवॉल का उपयोग करोगे। 49 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल+C शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा कॉपी करने के लिए। देखो कंट्रोल आप दबा रहे हो, उसके साथ C दबा रहे हो, तो कॉपी करने के लिए यूज करोगे। 50 देखो, ध्यान से देखना। क्लाउड कंपाउंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्लाउड कंपाउंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, यही इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 51 क्वेश्चन। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? देखो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। ENIAC है, ठीक है। ENIAC का पूरा नाम याद रख लेना। ENIAC का पूरा नाम एग्जाम में आना ही आना है। ENIAC का पूरा नाम होता है, E मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, N मतलब होता है न्यूमेरिकल, I मतलब होता है इंटीग्रेटर, A मतलब होता है एंड और C मतलब होता है कंप्यूटर। ENIAC एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसे 1945 में विकसित किया गया। तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर आएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की कीबोर्ड में किस प्रकार की कीज होती है? देखो यहाँ पर बोला है अल्फा न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, कंट्रोल की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये सारी की होती है, यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य होता है CPU की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना, ठीक है, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर में बूटिंग क्या है? बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो बूटिंग मतलब होता है कंप्यूटर को प्रारंभ करना, रीस्टार्ट करना। चलिए 55 देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, उसका जो आंसर आ जाएगा ए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अगर आप समन्वय कर रहे हो ना तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है कंप्यूटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? 56 क्वेश्चन। देखो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। परंतु प्रिंटर क्या है? प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 57। कंप्यूटर में Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? देखो भाई क्या पूछा है, Ctrl+X इसका यूज क्यों करते हैं? कट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका यूज क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है कंप्यूटर की पहचान करने के लिए। अगर आप कंप्यूटर की पहचान करना चाहते हैं तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल उसके लिए एड्रेस होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में मालवेयर क्या होता है? मालवेयर अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर में क्या होता है तो क्या होता है? एक प्रकार का वायरस या हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। मालवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में एक प्रकार का वायरस होता है या हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। 60वां क्वेश्चन देखो। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो डेटा अगर ट्रांसमिशन करना है किसमें? इंटरनेट पर, तो जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं उसको याद रख लो, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा HTTP भी है, FTP भी है और TCP भी है, तीनों हैं। तो यहाँ पर आप लगा देंगे सर डी आंसर आएगा, ठीक है। देखो तीनों के नाम सुन लो। HTTP का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, फुल फॉर्म आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपका जो अंतिम वाला है TCP इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए पोषण और स्वास्थ्य के क्वेश्चन देखो, क्योंकि 3 टॉपिक से क्वेश्चन रखा हूँ, देख लो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में एंजाइम बनाने में मदद करता है? एंजाइम बनाने में जो मदद करेगा वो प्रोटीन होता है, याद रखना। प्रोटीन क्या करता है? एंजाइम बनाने में मदद करता है। देखो ध्यान से, प्रोटीन शरीर में एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी मेहनत लगती है, एक लाइक करना। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? कैल्शियम के अवशोषण में जो मदद करता है वो विटामिन B12 है, ठीक है। चलिए देखो
सॉरी ये मुझसे गलत हो गया यार, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है, B12 लगा रहा हूँ, गलत लगा रहा हूँ ना। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। ये आपको बता देता हूँ, पूछा ये जा रहा है कि कैल्शियम के अवशोषण में कौन मदद करता है, तो ये करेगा आपका विटामिन डी, ठीक है। तो इसको आप सही कर लो। देखो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। तो क्वेश्चन मैंने सुधार दिया, क्योंकि मेरे पास जो आंसर की थी ना उसमें थोड़ा सा गलत दिया था। तो यहाँ पर डिटेलिंग आपकी सही है, विटामिन डी आएगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। नेक्स्ट, किस खाद्य पदार्थ में विटामिन B12 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखो अब पूछ लिया विटामिन B12 के बारे में, आंसर आ जाएगा मांस और अंडा। मांस और अंडा में विटामिन B12 अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। देखो विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु उत्पादों जैसे मांस, अंडा, डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। चलिए 64, मधुमेह डायबिटीज के रोगियों को कौन सा आहार अधिक मात्रा में लेना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाद्य पदार्थ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस खाद्य पदार्थ का कम है ना, उसी को लेना चाहिए मधुमेह या डायबिटीज रोगियों को। 65वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अरे इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, थोड़ा डिटेल में देख लो। यहाँ पर क्या पूछा है कि भाई मधुमेह रोगियों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो जीआई वाले भोजन जैसे साबुत अनाज हो गया, फलियां हो गया या हरी सब्जियां अधिक लेनी चाहिए, ठीक है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, हृदय रोग से बचाव के लिए किस प्रकार के वसा का सेवन कम करना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा संतृप्त वसा। देखो हृदय रोग से बचाव करना है आपको, तो सैचुरेटेड वसा जो है ना, सैचुरेटेड वसा जिसको हम संतृप्त वसा बोलते हैं, इनका उपयोग कम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए शरीर को प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर जगह 2 से 3 लीटर। ये क्वेश्चन कराया हूँ। चलिए 67 क्वेश्चन, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज का सेवन कम करना चाहिए? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है तो किस खनिज का कम सेवन करना चाहिए? तो सोडियम का कम सेवन करना चाहिए, ठीक है, सोडियम का कम सेवन करना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो, सोडियम जो नमक में पाया जाता है, अधिक मात्रा में लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए इसका सेवन नियंत्रित करना चाहिए। सोडियम और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर एग्जाम में आ जाएगा घेंगा रोग, जिसको गोइटर रोग भी बोलते हैं। आप बताना भाई 100 में कितने नंबर लाते हैं? 100 में अगर आप ला लेते हो 85 ना, तो वेरी नाइस तैयारी है आपकी। 70वां क्वेश्चन देखो, भोजन में फाइबर की उच्च मात्रा होने से कौन सा लाभ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाचन तंत्र मजबूत होता है। याद रखना, अगर हमारे भोजन में फाइबर है, फाइबर किससे मिलता है? आपके फलों से मिलता है। अगर हमारे भोजन में फाइबर है ना, तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। चलिए 71 देखो भाई, ध्यान से, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, हृदय स्वास्थ्य के लिए कौन सा वसा सबसे अधिक लाभदायक होता है? देखो हृदय स्वास्थ्य को अगर आपको बचाना है तो भाई कौन सा वसा जो है इंपॉर्टेंट है? तो मोनो अनसैचुरेटेड वसा। देखो ये वाला जो है ना संतृप्त वसा, ये तो खतरनाक होता है हृदय स्वास्थ्य के लिए, परंतु आपका जो मोनो अनसैचुरेटेड वसा है ना, ये हृदय स्वास्थ्य के लिए 1 नंबर होता है, सही होता है मतलब। चलिए 72, शरीर में अमीनो एसिड की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे अच्छा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 72वां आंसर आ जाएगा सी, सोया प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, शरीर में पाचन क्रिया को सही बनाए रखने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा पेप्सिन। चलिए देखते हैं 74 क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो मीठा पानी की मछली, मीठा पानी की अगर मछली अगर आप देखते हो ना, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, याद रख लेना, मीठे पानी की मछली में, ठीक है। देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली जैसे सैल्मन, ट्यूना और अलसी के बीज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली में भी आपकी जो सैल्मन मछली है और ट्यूना मछली है, इन दोनों में या आपका अलसी का जो बीज है ना, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर एग्जाम में आ जाएगा इंसुलिन आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 76 क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि शरीर में ऊर्जा संग्रहित करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? ग्लाइकोजन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आंसर एग्जाम में आ जाएगा वसा। चलिए 77 क्वेश्चन, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर एग्जाम में आ जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा पदार्थ होता है या खनिज होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 78, पानी की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो आंसर आ जाएगा डिहाइड्रेशन हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अधिक फायदेमंद भोजन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां और फल। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता क्षमता हमको बढ़ाना है तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ भाई, बढ़ जाएगी। 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है पोटेशियम। एग्जाम में आ जाएगा भाई, पोटेशियम का फॉर्मूला के से चालू होता है। पोटेशियम जो है ना, ये जो है ना ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81। भोजन का कौन सा घटक शरीर की कोशिकाओं की झिल्ली बनाने में मदद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा वसा। नेक्स्ट 82। शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आपका त्वचा। त्वचा जो है ना हमारे अंग में आता है। किस में आता है? अंग में। त्वचा जो है वो अंग में आती है, और अंग में त्वचा आती है तो सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होगी। चलो नेक्स्ट। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 206। 206 हड्डियां मानव शरीर में होती है। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ध्यान दे देना, एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशु में 300 से अधिक हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है? इसका आंसर आ जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या काम करती है? रोगों से लड़ने में मदद करती है, WBC। चलिए नेक्स्ट। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? स्ट्रेस हार्मोन ये एड्रेनालिन जो है ये हार्मोन है, और ये स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। 86 क्वेश्चन ध्यान से देखना। यदि किसी व्यक्ति को आयरन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? यदि किसी व्यक्ति को आयरन की कमी हो जाए तो उसे जो रोग होगा वो है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग जो है वो आयरन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर पूरे रोग के बारे में जानकारी दे देता हूँ, ध्यान से देखना। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स रोग किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। थायराइड रोग आयोडीन की कमी से। चलो नेक्स्ट। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है? देखो भाई, मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ये है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम जो भाग है ना मस्तिष्क का, ये क्या काम करता है? नियंत्रित करने का काम करता है शरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। शरीर में पानी की कमी को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? चिकित्सीय भाषा में इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। 89। देखो ध्यान से, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर आ जाएगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट। अगर कोई व्यक्ति केवल फल और सब्जियां खाता है तो उसे किस तरह का आहार माना जाता है? तो इसे बोलेंगे आप शुद्ध शाकाहारी। अगर कोई व्यक्ति केवल फल ले रहा है और सब्जियां खा रहा है तो इसको बोलेंगे शुद्ध शाकाहारी। 91। ध्यान से, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में होती है आयरन की मात्रा सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा पालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोह अयस्क है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी। देखो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि लोह आवश्यक है इन तीनों चीजों के लिए। 93। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? 94 क्वेश्चन। पहला दिया है, देखो यहाँ सेब दिया है। पहला क्या है? सेब, एप्पल। दूसरा दिया है चावल, तीसरा दिया नारंगी, और चौथा दिया गेहूं। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सेब आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95। ध्यान से देखना, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? आपको पता ही होना चाहिए, लोह तत्व मतलब आयरन मतलब हरी सब्जियां। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेल नहीं है? थायमिन की कमी से बेरी रोग, स्कर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्बी, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता, और विटामिन के की कमी से रक्त जमना। तो कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? गलत आपका आएगा विटामिन ए, वर्णांध, ये वाला जो है आपका गलत आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलती है। देखो विटामिन ए की कमी से जो है वर्णांधता होता है, रतौंधी रोग होता है। तो ये तो गलत कैसे हुआ? ये तो सही होगा, है ना? हमको गलत पूछा है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्बी होता है, बिल्कुल सही। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता होता है, बिल्कुल सही। हाँ, विटामिन के की कमी से रक्त जमना लिखा है, विटामिन के की कमी से रक्त ना जमना होता है, तो ये वाला आपका गलत आएगा। यहाँ जमना लिखा है तो आपको डी ऑप्शन आएगा। अच्छा, PDF दूंगा ना तो इसको सुधार दूंगा, ठीक है? ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो विटामिन के आंसर आएगा, जिसकी वजह से अगर जिसकी कमी हो जाती है तो हमारा रक्त का जो थक्का है वो जमता नहीं है। चलो नेक्स्ट। देखो भाई, इसमें भी जोड़ी मिलाना है। विटामिन और रोग निम्नलिखित युग में दिए गए हैं। विटामिन ए दिया है, जोड़ी मिलाता हूँ। देखो जोड़ी सही,
देखो कूट का प्रयोग करके जोड़ी मिलाना है। विटामिन ए के आगे दिया है। अच्छा चलो इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि आपको समझ में उतना अच्छे से आ नहीं होगा। बी ऑप्शन आएगा 2 और 3। देखो इसको छोड़ो ये क्वेश्चन को, मैं इसको आपको डिटेल बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन सही नहीं है इसका। देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर विटामिन सी स्कर्वी बिल्कुल सही है, मतलब सी ऑप्शन में पूछा जा रहा है तो ये सही है, ठीक है। रिकेट्स जो है विटामिन B1 की कमी से, तो ये भी सही है, ठीक है। और सॉरी B1 की कमी से बेरी तो बिल्कुल सही। विटामिन सी स्कर्वी ये भी सही है। विटामिन ए रतौंधी ये भी सही है। रिकेट्स विटामिन डी। तो आप इसको याद रख लो भाई, इसको कुछ मत याद रखो, ये क्वेश्चन ही याद मत रखो, इसको याद रख लो कि सर ने ए की कमी से क्या बताया, रतौंधी। सर ने डी की कमी से क्या बताया, रिकेट्स। के की कमी से क्या बताया, रक्त का थक्का ना जमना। और विटामिन सी की कमी से क्या बताया, स्कर्वी। ये याद रख लो, यही इसके बारे में है। बाकी ये क्वेश्चन को घुमाया है तो इसको आप ना थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। चलिए 98 देखो, निम्नलिखित में से एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो उड़ा देना। लोहा की कमी से, आयरन की कमी से। चलिए 99, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है, तो एक गिलास अगर आप पानी पीते हो तो कितनी कैलोरी मिलती है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, पानी पीने से भाई कोई कैलोरी मिलती नहीं है तो यहाँ शून्य आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 100, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आंसर आ जाएगा आपका मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो मैसूर में, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।